नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर धारा 370 को लेकर के 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। उसमें याचिका पक्ष की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से 60 घंटे निर्धारित किए गए हैं, यानी कि जो बहस होगी इस बेंच के सामने वो 60 घंटे होगी। उसमें से कपिल सिब्बल को 10 घंटे दिए गए थे। कपिल सिब्बल के 10 घंटे अब पूरे हो चुके हैं। मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था तो कपिल सिब्बल ने इस केस को जीतने के लिए कितनी गिरी हुई हरकत की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैंने उसके ऊपर बात की थी और मैंने चैलेंज भी किया था कपिल सिब्बल को कि आपको बहस करनी है अगर 370 पे और 370 के प्रावधानों पे, और किस तरीके से इस देश को सरदार पटेल ने एकीकृत किया था, 565 रियासतों को कैसे मिलाया था, उस पर कभी भी बहस कर सकते हैं। हर चीज संविधान के प्रोसीजर, संविधान के दायरे में ही नहीं लिखी गई है। हर चीज संविधान की किताब में ही नहीं लिखी गई है। कुछ ऐतिहासिक चीजें भी हुई हैं इस देश के अंदर। लेकिन कपिल सिब्बल को यही नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जो दलील दे रहे हैं उन सब दलीलों का असर अंतरराष्ट्रीय जगत पर कितना पड़ेगा। कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान में एक बहस चली गई है, चली रही है कि देखिए देखिए मोदी ने गड़बड़ किया था और वहां के सुप्रीम कोर्ट में 5 जज सुनवाई कर रहे हैं और वहां के वकील कपिल सिब्बल ने ऐसी दलीलें दी हैं, वैसी दलीलें दी हैं। जम्मू कश्मीर सिर्फ भारत का मसला नहीं है। जम्मू कश्मीर में कोई भी चीज होती है तो वह अंतरराष्ट्रीय मसला बन जाता है। और जब कश्मीर की बात आती है तो हमारे पास आधा से भी कम कश्मीर है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए जब आप सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं। आप तो आधा से अधिक कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास है, जिसको हम पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। देश के अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन दो परिवारों की, जम्मू कश्मीर के दो परिवारों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश के संविधान और देश की इज्जत, इसकी कोई चिंता नहीं है इन वकीलों को। खैर, संवैधानिक प्रावधानों को लेकर के भी जो दलीलें दी गई, पहले हैदराबाद और जूनागढ़ भी इसी तरीके से वो मिलना नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती मिला लिया गया था। दुनिया भर की दलीलें कपिल सिब्बल ने दी थी। मैंने उस पर वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी था। जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा देख लेंगे उसको। लेकिन अचानक आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट को कपिल सिब्बल रोज 5 घंटे यही समझा रहे थे कि संविधान सभा ने उसको पारित किया था। फिर नेहरू के बीच में, शेख अब्दुल्ला के बीच में ये बातें हुई थी, वो बातें हुई थी, इसको ऐसे हटा सकते हैं, वैसे नहीं हटा सकते हैं, ये है वो है। सारी दलीलें देने के बाद जब कपिल सिब्बल के बाद से सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कन्विंस नहीं हुए तो कपिल सिब्बल आज यू टर्न मार गए। यू टर्न मार करके कपिल सिब्बल संविधान सभा का नाम लेना बंद कर दिए, जो 1951 से लेकर के 1957 तक थी। उसमें कहानी खिस्सा जो जोड़े थे उसका नाम लेना बंद कर दिए। हैदराबाद जूनागढ़ का भी नाम लेना बंद कर दिए। तो कपिल सिब्बल ने आज कहा कि चूंकि मिलॉर्ड, यह जो मामला है यह गलत तरीके से, इसमें संसद तो 370 हटा ही नहीं सकती थी। संसद 370 नहीं हटा सकती थी। 370 तो राष्ट्रपति हटा सकते थे। जो प्रेसिडेंशियल पावर होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उनसे हटाया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इसमें तो राजनीति की, ये तो राजनीतिक मंशा के साथ हुआ है। उस पे सीजीआई ने जो जवाब दिया उस पे तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज सिर्फ इसी पे वो सुनवाई कर रहे हैं। सुबह 10:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक संभवतः मुझे सुनवाई, मतलब लबल हुआ 5 घंटे रोज सुनवाई हो रही है इस पे। इसके अलावा वो 5 जज कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब हफ्ते में जो 2 दिन सुनवाई होती है उन 2 दिनों में वो जज कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनका जुडिशियल अपना वो है, वो सिस्टम है, वो उसको अपने हिसाब से चलाते हैं। उस पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता अभी इस मुद्दे पे। लेकिन कपिल सिब्बल जो दलीलें दे रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए दलील दे रहे हैं ना
कि जम्मू कश्मीर के रोज दो राजनीतिक परिवार जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे कब्जा करके रखा 370 की आड़ में, और पूरा जम्मू कश्मीर जलता रहा इतने लंबे समय तक, किस तरीके से 7-8 लाख वहां पे कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, उस पे सब खामोश रहे इस देश में। एक फिल्म बनी तो उसको प्रोपेगेंडा का पार्ट बता दिया गया। शर्म नहीं आती है? आईना तो देखते होंगे ना ये लोग कभी ना कभी। कपिल सिब्बल यूं तो हिजाब वाले मुद्दे पे भी खिलाफ थे, तो फिर उसके बाद कपिल सिब्बल राम मंदिर वाले मुद्दे पे भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो कपिल सिब्बल का तो ये बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है इस तरीके की चीजों पे, ठीक है। इन लोगों ने पूरा एक नेक्सस बना करके एक व्यवस्था बना रखी है कि इस तरीके की जो चीजें आई उसमें हम ही काबिल हैं और कोई काबिल है ही नहीं, बहस ही नहीं कर सकता। भले ही आज तक इस तरीके के मुद्दे पे कपिल सिब्बल ने कभी बहस की हो या ना की हो 50 साल के अपने प्रैक्टिसिंग इतिहास में, लेकिन करेंगे ही साहब। ये थे भी नहीं लिस्ट में, ये तो जबरदस्ती जुड़े, नहीं नहीं मैं बहुत बढ़िया बहस करूंगा। और अभी मैं बता रहा हूं कि जो 50 घंटे बचे हैं इसमें एक से एक धुरंधर हैं। गोपाल सुब्रमण्यम को भी 10 घंटा मिला हुआ है, अब कल से वो बहस शुरू करेंगे, मतलब जो अब टर्न आएगा उस पर। इसके अलावा मैं बता दूं दिनेश द्विवेदी हैं, दुष्यंत दवे हैं, राजीव धवन हैं, अभी तो एक से एक मतलब आएंगे। अभी कौन कौन सी दलीलें दी जाएंगी उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन कपिल सिब्बल ने यू टर्न क्यों मार लिया? ये सामान्य सा, मैं कोई लॉ का बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूं, मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है, वो बात अलग है कि मैंने संविधान की बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, प्रोसीजर्स पढ़ रखे हैं, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने लिख रखे हैं, संविधान सभा पे भी मेरे आर्टिकल्स बहुत सारे मैगजीनों में छपे हैं, पढ़ा है मैंने। मैं कोई प्रैक्टिसिंग वकील नहीं हूं, लॉयर नहीं हूं, एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन जब इतनी बेसिक बात मुझे समझ में आती है तो 50 साल तक कपिल सिब्बल जी कौन सी प्रैक्टिस करते रहे भाई? आप क्या लॉ पढ़ के आए हैं? बताते हैं हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, यहां पढ़े हैं, वहां पढ़े हैं, इसी तरह की लॉ पढ़े हैं। क्या बियॉन्ड द बाउंड्री चले जाएंगे बहस करने के लिए? क्योंकि वहां के दो राजनीतिक परिवारों को की सत्ता छीन गई है, जिन्होंने कब्जा करके रखा था जम्मू कश्मीर में। इस पे भी देश को सोचना चाहिए, और इस पे बहुत गहराई से सोचना चाहिए, और किस किस तरीके का षड्यंत्र प्लानिंग और इस बहस हो रही है कपिल सिब्बल की तरफ से, उसको भी समझना चाहिए। यू टर्न मार गए साहब, यू टर्न मार गए तो क्या क्या कहा उस पे बात करेंगे। एक दिखाता हूं आपको, देखिए इन्होंने कहा कि 370, अब बहस कहां आ गई कि 370 जो है साहब वो परमानेंट हो गया है, उसको हटाया नहीं जा सकता। सीजीआई ने एक लाइन में पूछा कि उसी संविधान में 370 में ये लिखा हुआ है कि ये टेम्परेरी है, तो परमानेंट कैसे हो गया? कपिल सिब्बल ने कहा संविधान सभा खत्म हो गई तो ये परमानेंट हो गया। अब समझिएगा इस चीज को, अब तक तो दूसरी बात कह रहे थे, अब पलट गए, अब कह रहे हैं कि संविधान सभा खत्म हो गई ना साहब तो ये परमानेंट हो गया। कैसे हो गया, कहां लिखा है? तो कपिल सिब्बल आए बाय साए इधर इनसे बात हुई, कहे कि जो कपिल सिब्बल जी आप बता रहे हैं वो पॉलिटिकल बात हो सकती है, वो राजनीतिक बात हो सकती है कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में कोई आपस में पैक्ट हुआ हो, कोई बात हुई हो, कुछ है आपके पास इसके लिए कोई कागज वागज है कुछ कपिल सिब्बल फिर आए बाय साए, कहा क्या एग्जैक्ट सीजीआई ने उसके बाद फिर उसको पढ़िएगा आप स्क्रीन पे। इस दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370(3) विशेष रूप से निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तौर तरीकों का प्रावधान करता है। कह रहे हैं कि 370 हटाया जा सकता है क्योंकि ये अस्थायी है। उन्होंने कहा कि एक बार मान भी लें कि कानून बनाने वाली संस्था के रूप में संसद के पास 370 में संशोधन करने या उसे निरस्त करने की शक्ति है, तो भी संशोधन नैतिकता के आधार पर आलोचना का विषय हो सकता है। सुनिएगा, नैतिकता के आधार पर आलोचना का विषय हो सकता है, लेकिन शक्ति के आधार पर नहीं। आप संसद की शक्ति पर सवाल नहीं कर सकते सिब्बल साहब कि संसद के पास शक्ति नहीं है 370 हटाने की। आप नैतिकता के आधार पर इसकी आलोचना करें, वो एक अलग बात है। तो सुप्रीम कोर्ट में बहस 5 जजों की बेंच बैठी है, वहां नैतिकता के आधार पर बात नहीं होगी ना, वहां तो संविधान के आधार पर बात होगी। सिब्बल साहब को सीजीआई कह रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं, समझिएगा इस चीज को। लेकिन शक्ति के आधार पर नहीं, यह एक राजनीतिक तर्क हो सकता है।
जो आप दे रहे हैं सिब्बल साहब, ये एक राजनीतिक तर्क हो सकता है, लेकिन संसद में संवैधानिक शक्ति की कमी का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता कि संसद के पास ताकत ही नहीं है 370 हटाने की। सीजीआई ने कपिल सिब्बल से पूछा, क्या जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होते ही 370 में संशोधन की शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? सिब्बल साहब से पूछा है कि जब संविधान सभा खत्म हो गई तो क्या संसद के पास अब शक्ति ही नहीं रहेगी कि इसमें 370 में बदलाव कर सके, जबकि कानून में क्या लिखा है कि ये अस्थायी है। और मैं आपको बता दूं, 370 तो प्रेसिडेंट के एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हट सकता था क्योंकि ये अस्थायी था, और उसमें लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब इसको हटा सकते हैं। लेकिन नहीं, इस देश में तो एक सिफुगा छोड़ा गया ओवैसी जैसे, अरे 370 तो हटा ही नहीं सकते हैं। अब जैसे सब तो कानून पढ़ते नहीं है, सबको पता नहीं है, तो सबको लगता है अरे वकील है, इतना बड़ा बैरिस्टर कहता है वो बादल है, एक भी केस लड़ा मुकदमा की नहीं लड़ा ओवैसी ने, कहता था हटा ही नहीं सकते हैं। और जो जम्मू कश्मीर में जो 2-3 राजनीतिक परिवार कब्जा करके बैठे थे, वो तो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी साहब 370 आप हटा देंगे तो। अरे बाप रे बाप, गजब, क्या लीला थी इस देश में, हट गया। आगे सुनिए उसके बाद क्या हुआ। वही कपिल सिब्बल ने कहा कि आप 370 को बदल भी नहीं सकते हैं। कहा आप बदल भी नहीं सकते, निरस्त करना तो भूल जाइए। कह रहे 370 में आप बदलाव ही नहीं कर सकते, निरस्त तो करना भूल जाइए, संविधान के साथ धोखा है। इस पर सीजीआई ने कहा कि 370 खुद कहता है कि इसे निरस्त किया जा सकता है। सीजीआई ने क्या कहा कि 370 तो खुद ही कहता है सिब्बल साहब कि इसे निरस्त किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि 370 वन के खंड डी के तहत राष्ट्रपति संशोधन कर सकते हैं। इन संशोधन को करने के लिए प्रक्रिया क्या होगी? सिब्बल ने कहा कि इसकी एक अलग व्याख्या दी गई है। अब सिब्बल क्या कह रहे हैं सुनिएगा, जब फंस गए तो क्या कह रहे हैं कि इसकी एक अलग व्याख्या दी गई है, यह संविधान में संशोधन करने वाली व्याख्या से अलग है। गजब हाल है भाई। फिर सीजीआई ने कहा कि इस देश में कानून तय करने का, कानून बनाने का और उसको जांचने का और उस पे पावर प्रदान करने के लिए हमारे पास संस्थाएं हैं और संवैधानिक संस्थाएं हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यह तर्क कहां से आ गया? सिब्बल चुप हो गए। जस्टिस खन्ना ने पूछा, क्या अलग व्याख्या से खंड में संशोधन नहीं किया जा सकता है? जस्टिस खन्ना ने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं अलग व्याख्या है, तो क्या उस व्याख्या के हिसाब से भी संशोधन नहीं किया जा सकता है? सिब्बल ने कहा कि नहीं, किसी व्याख्या के जरिए आप 370 नहीं समाप्त कर सकते हैं, आप संविधान सभा का स्थान नहीं ले सकते हैं। फिर आ गए वहीं पे घूम के कि संविधान सभा का आप स्थान नहीं ले सकते हैं। जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते वो आप अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। इसे निरस्त करना एक राजनीतिक निर्णय था और जम्मू कश्मीर के लोगों की राय मांगी जानी चाहिए थी। फिर वो चले आए, जो लंदन वाला ब्रिजगेट था उसका उदाहरण दे दिए। इसी पे सीजीआई भड़क गए, कहें कि ब्रिजगेट से ब्रिक्जिट से यहां का क्या मतलब है? वो एक अलग प्रोसीजर है, अलग मामला है, उसका रेफरेंस आप यहां 370 में कहां घुसा दिए भाई? सीजीआई भी थोड़ी देर तक सर घुसाते रहे कि सोचे हुए ये आदमी 50 साल तक क्या प्रैक्टिस किया है यार, क्या बहस कर रहा है। सीजीआई ने कहा, फिर सीजीआई, तब एक कपिल सिब्बल फंस गए थे पूरी तरीके से। फिर सीजीआई ने एक सवाल पूछ लिया। सीजीआई ने कहा कि 367(4), अब समझिएगा ये धारा और याद कर लीजिए आप लोग, 367(4) पहली बार संविधान के साथ नहीं बल्कि इसे 1954 में लाया गया। समझिएगा, कौन सा संविधान के साथ नहीं? 1954 में लाया गया, मतलब जो भारत का संविधान है उसमें नहीं था 367(4), इसे 1954 में लाया गया था। तब तो संविधान सभा नहीं थी। देखिए फंस गए हैं सिब्बल, यहां कह रहे हैं कि संविधान सभा खत्म हो गई तो 370 आप हटा ही नहीं सकते हैं, संविधान सभा का आप जगह ही नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब फंसेंगे सिब्बल, जिसे ये लोग पता नहीं कौन सा कानून पढ़ते हैं, कितना इनकी प्रैक्टिस है, किस हिसाब से पढ़ते हैं। लगता है कि ये जो दलील दे देंगे, इमोशनली दलील दे देंगे, बस उसी से निर्णय हो जाएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ये क्या कहते हैं सीजीआई, क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों इसको समझना। कहते हैं सीजीआई कि 367(4) पहली बार संविधान के साथ नहीं था बल्कि इसे 1954 में लाया गया। जबकि 367(4) लाया जाता है, यही आपका तर्क सही है,
तो 367(4) की जो मूल प्रविष्टि है, जो 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 मूल कानून है, वह भी अमान्य हो जाएगा। सिब्बल ने कहा कि ये सिर्फ व्याख्या है, मुझे अगर ऐसा करना होता तो 370 में संशोधन नहीं करता, बल्कि 367 में संशोधन करके 370 में संशोधन करता। बस और फंस गए सिब्बल साहब, चालाकी की है बस और फंस गए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो जब अनुच्छेद 356 लागू है तो आप अनुच्छेद 370(1) के खंड 4 को कैसे लागू करेंगे? आप यही कहना चाह रहे हैं सिब्बल साहब? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2019 में 370 हटने के बाद अब तक राज्य में 1200 कानून लागू हैं, जो बाकी देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सभी जो बाकी देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध सारे कानून हैं, वो भी अब जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू नहीं था, आरटीआई लागू नहीं था, बहुत सारी चीजें लागू नहीं थी, जो अब इसको हटाने के बाद लागू हो गई हैं। वहां पे शांति व्यवस्था भी स्थापित हो गई है। जब जब 367(4) की बात आई ना, सिब्बल और फंस गए। इन्होंने कहा कि संविधान सभा खत्म हो गई तो आप इसको बदल ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा, जिसे देखिए 370 जो है वो भारत की संसद में बना हुआ अस्थायी कानून है, और 370 में जो प्रावधान है वो 1954 के बाद आए हैं। समझिएगा इसको, तब तो इस देश में कोई संविधान सभा नहीं बैठी थी। क्या मतलब, क्या मजाक चल रहा है यार कोर्ट के अंदर। कभी कहते हो जूनागढ़ हैदराबाद, कभी ले आते हो कि संविधान सभा नहीं है, कभी कुछ ले आते हो, कभी अपनी बात में फंस जाते हो, सवालों के जवाब नहीं दे पाते हो तो कहते हो ये अलग व्याख्या है, वो अलग व्याख्या है। अब ये कह रहे हैं, अब देखिए मैं साधारण भाषा में इसको और प्रस्तुत कर देता हूं। अब ये इनके कहने का ये मतलब है कि राष्ट्रपति हटा सकते थे इस कानून को, राष्ट्रपति ने नहीं हटाया इसको, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा, तब राष्ट्रपति ने हटाया। वाह भाई वाह, गजब बात करते हो आप। राष्ट्रपति के पास पावर है ना, सिग्नेचर राष्ट्रपति ने किए ना, उसके बाद संसद में कानून बना। फिर कपिल सिब्बल का तर्क था कि किसी राज्य को आप 2 यूटी में नहीं बांट सकते हो, फलाना नहीं कर सकते हो, ठिकाना नहीं कर सकते हो। तो सिब्बल साहब एक बात और भूल गए कि सिब्बल साहब 2 राज्य को यूटी में नहीं बांट सकते हो, तो आप हमको एक बात बताइए कि उसी राज्य का एक टुकड़ा जिसमें पाकिस्तान काबिज है, वहां तो प्रधानमंत्री चुनता है, वो बात अलग है कि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन चुनता है। और भारत में वहां की लोकसभा की सीटें खाली रखी जाती हैं, विधानसभा की भी सीटें खाली रखी जाती हैं, विधानसभा की सॉरी सीटें खाली रखी जाती हैं। उस पर कोई तर्क है सिब्बल साहब के पास? नहीं। बस मैं बड़ा वकील हूं इसलिए मेरी सारी बातें मान। अभी जब और धुरंधर आएंगे तो वो क्या तर्क देते हैं, इस पे एनालिसिस करेंगे। ये एक गंभीर मुद्दा है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट भी करते रहिएगा, प्यार दुलार देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।